अस्सलाम वालेकुम। आज हम दमे के बारे में बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको दमे का मसला होता क्यों है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दमे के मसले को ज़्यादा कर सकती हैं। दमे को इंग्लिश में एस्थमा कहते हैं और ये एक सांस की बीमारी है जिसके अंदर सांस की नालियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, साइज़ में वक्ती तौर पर छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है और सांस रुकता हुआ महसूस होता है और सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आती है। और ये किसी ना किसी चीज़ की एलर्जी की सूरत में हो सकता है। कुछ लोगों को डस्ट के साथ एलर्जी, स्मोक के साथ एलर्जी और किसी भी एलर्जन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। आम तौर पर ये पोलन्स की वजह से होता है, जो फूलों के जरदाने होते हैं बहार के मौसम में, इसी वजह से दमे के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दमा जो है ये लगातार रहने वाली बीमारी नहीं है, ये एपिसोड्स में, वक्फों में होती है और कितनी देर के बाद वक्फे होता है आपको इसका इसी से पता चलेगा कि आपका अस्थमा जो है वो कितना सीवियर है, उसकी शिद्दत क्या है। अगर आपको कहीं साल में एक मरतबा हर दफ़ा बहार में ये मसला होता है तो आपका अस्थमा जो है वो माइल्ड है, नेचर का है, वो बहुत यानी कि ज़्यादा सीवियर नहीं है, ख़तरे की बात नहीं है। वो आप इजीली एंटी एलर्जिक से या थोड़ा बहुत स्टीम लेने से और मास्क पहनने से जो है उसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मसला ज़रा सी भी डस्ट के साथ साल में हर 5-6 दिन बाद हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत बढ़ रही है और अब इसके लिए प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। इलाज कैसे करना है इसका हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। सांस का मसला ये इसलिए होता है कि हमारी जो सांस की नालियाँ हैं ये आगे पूरा एक दरख्त की तरह हैं, यानी कि एक पहले मेन नाली है, उसके बाद वो आगे से आगे छोटी से छोटी नालियों में तकसीम होती जाती है। तो इन सांस की नालियों के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं। जैसे ही किसी की कोई ऐसी चीज़ के साथ हमारा कांटेक्ट होता है जिससे हम एलर्जिक हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक या फिर पोलन्स, तो हमारी जो लंग्स के अंदर मुदाफ़ियाती खुलिये हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और उन केमिकल्स के रिएक्शन के तौर पर ये सांस का मसला होता है और ये मसल्स जो सांस की नाली के इर्द गिर्द हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत सी स्टीम्स ली जाती हैं, वेंटोलिन की, सैल्ब्यूटामोल की, और इसके अलावा क्लेनिल यूज़ किया जाता है जो स्टीरॉयड है, और इसके अलावा इप्राट्रोपियम है जो कि वक्ती तौर पर रिलीफ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें से जो सैल्ब्यूटामोल यानी कि वेंटोलिन और इप्राट्रोपियम जो है ये वक्ती रिलीफ के लिए है, ये सांस को सिर्फ बेहतर करता है, ये उन सांस की नालियों को जो है वो ओपन करता है। लेकिन जो क्लेनिल है जिसके अंदर स्टीरॉयड होता है वो जो मुदाफ़ियाती खुलिये हैं उनकी एक्टिविटी को कम करता है सांस की नाली के अंदर, सिर्फ जिस्म के अंदर नहीं जाता। इसी वजह से जो स्टीरॉयड के जिस्मानी नुकसानात होते हैं वो सांस के ज़रिए लिए गए स्टीरॉयड्स के बराबर नहीं होते। सांस के ज़रिए लिया गया स्टीरॉयड टैबलेट फॉर्म में लिए गए स्टीरॉयड से बहुत ज़्यादा सेफ़ है। इसीलिए अच्छी मेडिसिन जो है अस्थमा की वो वही है जिसके अंदर स्टीरॉयड और सांस को बेहतर करने की दवा यानी कि सैल्ब्यूटामोल, फॉर्मेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका कम्बिनेशन हो। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी जो है वो वेंटोलिन वगैरह के साथ ही गुजार देते हैं कि टैबलेट यही इस्तेमाल करते हैं और सैल्बो इनहेलर जिसके अंदर सैल्ब्यूटामोल है वही इस्तेमाल करते रहते हैं कि जब भी उनको सांस का मसला होता है वो सैल्ब्यूटामोल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें कि सैल्ब्यूटामोल जो है ये सिर्फ वक्ती तौर पर रिलीफ देता है, ये आपकी उन जो सांस ख़राब होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ठीक नहीं करता। यानी अगर आपको दवाई लेने से पहले हफ्ते में 2 दफ़ा ये मसला होता था तो दवाई लेने के बाद भी आपको हफ्ते में 2 दफ़ा ही होता रहेगा, और लेकिन ये होगा कि जैसे ही मसला होगा आप इनहेलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका सांस ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप स्टीरॉयड और ये सांस को बेहतर करने की दवाई का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो स्टीरॉयड जो है वो आपका मुदाफ़ियाती खुलियों को एक्टिविटी को कम करता है, जो केमिकल जो हैं रिलीज़ होते हैं जिसकी रिएक्शन में ये सांस का मसला होता है उन केमिकल्स के रिलीज़ को कम करता है। तो अगर आप ऐसा इनहेलर इस्तेमाल करते हैं या ऐसा रोटाहेलर इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्टीरॉयड और सैल्ब्यूटामोल, सैल्मेट्रोल दोनों हैं,
तो वो आपकी अस्थमा की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे। यानी कि अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू करें तो पहले जो मसला आपको हफ्ते में 2 दफ़ा होता था वो अब हो सकता है हफ्ते में 1 दफ़ा हो। इस्तेमाल करते रहें तो हो सकता है वो महीने में 1 मरतबा हो, और रेगुलर यूज़ करने पे हो सकता है वो आपको साल में 1 मरतबा हो। और ये भी हो सकता है कि अगर आप वो रेगुलर यूज़ करते रहें तो आपको ये इशू तब तक हो ही ना। तो इस मसले का जो ट्रीटमेंट है वो यही है, स्टीरॉयड और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं इस मसले में। अब इसमें परहेज़ की ज़रूरत क्या है कि आपने बाहर के मौसम में ख़ास तौर पर जो पोलन्स होते हैं जिसमें, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके अलावा मोन्टेलोकास्ट जो होती हैं टैबलेट्स, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे वो आपको डोज़ बताएगा कि आपने कितनी इस्तेमाल करनी है। उस डोज़ के मुताबिक आप मोन्टेलोकास्ट लें। मोन्टेलोकास्ट जो है वो भी इन जो मास्ट सेल्स हैं जो ये केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसके रिएक्शन में सांस ख़राब होता है, इनकी एक्टिविटी को कम करती है। तो इससे आपकी जो बलगम है और ये जो सांस का जो अचानक रिएक्शन होता है ये बहुत कम हो जाएगा। एक और बात जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि सांस का मसला जो है, ये इसका अस्थमा का जो एपिसोड है वो बाज़ दफ़ा मैदे की तेज़ाबियत से भी शुरू हो सकता है। यानी अगर आपको गर्ड का मसला है जिसके अंदर मैदे के तेज़ाबी कंटेंट्स जो हैं, मैदे के तेज़ाबी अज्जा, वो जब आप रात को सोते हैं तो वो खुराकी नाली से होते हुए मुंह के अंदर आते हैं और वहाँ से आपके इनहेल कर जाते हैं, आप सांस की नाली में चले जाते हैं, तो वो सांस की नाली को जाके इरिटेट करती है, उससे भी आपका अस्थमा का एपिसोड हो सकता है। तो लिहाजा ये भी चेक करें कि क्या आपको एसिडिटी तो नहीं है, गर्ड का इशू तो नहीं है जिसकी वजह से आपको अस्थमा का मसला हो रहा है। तो आपने गर्ड के इशू को सॉल्व करना है, इन तमाम एलर्जन से बच के रहना है, डस्ट है, स्मोक है, पोलन्स हैं, मास्क इस्तेमाल करना है। बेहतर मास्क जो है वो इसके लिए N95 है, क्योंकि N95 मास्क जो है वो इन स्मॉल पार्टिकल्स को रोक सकता है। जो आम सर्जिकल मास्क है वो डस्ट स्मोक को नहीं इतना अच्छा वो रोक सकता, तो उसका इफेक्टिवनेस जो है वो N95 की निस्बत कम है। अस्थमा का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसके लिए एक तो चेस्ट सुनी जाती है, डॉक्टर जो है वो अपनी स्टेथोस्कोप्स के साथ आपकी चेस्ट को सुनेगा और उसके अंदर साउंड्स आती हैं वीजिंग, जिसके अंदर यानी कि जिस तरह पाइप के अंदर से गुजरने की आवाज़ आती है तो उस तरह की साउंड होती है, यानी कि सीटी की एक आवाज़ आती है विस्लिंग टाइप। और दूसरा इसका कंफर्म जो किया जाता है डायग्नोसिस वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे किया जाता है, स्पायरोमेट्री पे। स्पायरोमेट्री जो है इसके अंदर आपको एक डिवाइस दी जाती है जिसके अंदर आप फुल सांस खींचकर फुल ज़ोर से सांस बाहर निकालते हैं और ये मशीन के अंदर ये सांस जाता है, फिर वो आपके लंग्स की कैपेसिटी को चेक करती है कि आपके लंग्स जो हैं वो सांस अंदर खींचने और बाहर निकालने की जो सलाहियत है वो आपके लंग्स की कैसी है। अस्थमा के अंदर सांस बाहर निकालने की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब भी सांस बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो ये सांस की नालियाँ मज़ीद सिकुड़ जाती हैं, जिससे सांस मज़ीद ख़राब होता है और ज़्यादा जल्दी सांस जो है वो बाहर नहीं निकलता। अब अस्थमा के बारे में ये भी पूछा जाता है कि क्या ये जेनेटिक है, तो इसके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स जेनेटिक पाए जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जिस भी फैमिली में ये रन करती है तो आगे बच्चों में सब में ये इशू हो सकता है। तो इस ये जेनेटिक भी कंपोनेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है कि अगर पेरेंट्स को अस्थमा का मसला है तो बच्चों को चांसेस हैं कि उनको अस्थमा हो सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जिनको अस्थमा का इशू है और वो अपनी बीमारी को समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका प्रॉपर इलाज करवाएं, उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।